राहुल का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। राहुल के दो बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम अमित था और छोटे बेटे का नाम रामू था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में अमित और रामू की बहन संजना भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। अमित संजना से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगे या डेयर। संजना डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए नहीं तो कहोगे ना। अमित, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। संजना, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अमित और रामू दोनों संजना को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। संजना छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। संजना उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो अमित और रामू दोनों डर जाते हैं और वह छत पर से जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि संजना बेहोश पड़ी है। वह तुरंत राहुल को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। राहुल, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और अमित, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम संजना को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? अमित, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। राहुल, और फिर भी कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा संजना बेटी, यह बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? संजना सहमी हुई हालत में राहुल को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। राहुल ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह संजना को डांटता नहीं है और बच्चे को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रामू को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और अमित दोनों आपस में बातें करते हैं। अमित, रामू, तुम्हें क्या लगता है संजना ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही है, वह उसका भ्रम होगा। रामू, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, नहीं एक दिन भी, और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। अमित, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी, अरे भाई तुम पागल हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। रामू के मना करने के बावजूद अमित नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पेड़ पर संजना को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। अमित खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। अमित डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर फूल लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ अमित को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। अमित चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। राहुल काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे अमित की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल, यह क्या? यह तो अमित की आवाज़ लगती है, यह तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा करके देखना चाहिए। राहुल कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन अमित कहीं नहीं दिखाई देता है। हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है।
राहुल कब्र के आसपास वह जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। रामू बहुत डर जाता है। राहुल, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने अमित को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माओं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद राहुल उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है।